हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप सब लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया था। तो महायान जो था संप्रदाय था बौद्ध धर्म से, एक था हीनयान और एक था महायान। ठीक है, तो महायान की बात कर रहा है तो किसको भावी बुद्ध माना गया था, तो आप बताएंगे मैत्रेय को। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, और पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा गया था, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैच कराना है। ठीक है, तो आप सबको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए, एक तरफ दिया राजवंश, एक तरफ दिया राजधानियाँ। तो गुजरात के जो चालुक्य वंश था, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे अहिलवाड़। तो एक किस पर जाएगा, 2 पर। तो पहला वाला जाएगा 2 पर, तो पहला और डी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। चेदी के कलचुरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी, त्रिपुरी थी, तो इसका कहाँ जाएगा, 1 पर। तो 1 कहाँ पर, देखिए यहाँ 3 है तो ये भी कैंसिल, इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी। मालवा के परमाल, इसकी राजधानी कहाँ था, धार में था, तो जाएगा सी। और शाकंभरी के चहलमान, तो इसकी राजधानी कहाँ था, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, तो इस तरह से आप सब मिलान कर लीजिए। आप सबका जो पेपर लगा है यहाँ से बहुत फायदा आप सबको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा कि मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है। मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है ना, प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है, किस प्रकार से प्रारंभ करता है, तो तीसरा बताएंगे लक्ष्मण से। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। आपको बता दें कि पृथ्वी राजरासों में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, और जिसमें आबू पर्वत कहाँ है, राजस्थान में। आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा यज्ञ करके राजपूतों के 4 वर्णों का उत्पन्न किया गया, जिसमें परमार हो गया, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य, ये 4 राजपूत 4 वर्णों का जिक्र यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो सर्वथा क्या माना जाता है, काल्पनिक। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिहिर भोज की उपाधि क्या थी, तो मिहिर भोज की जो उपाधि थी उसका नाम था आदि वराह। आदि वराह, तो आदि वराह की उपाधि कौन धारण किया था, मिहिर भोज। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम क्या था। देखिए, मुग़लों में केवल 2 मुग़ल थे, एक तो था जहांगीर और दूसरा था बाबर, जो अपनी आत्मकथा खुद ही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाबर नहीं दिया तो जहांगीर दिया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो ध्यान देना, बाबर भी था, बाबर और जहांगीर। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखा था, किस नाम से लिखा था, तुजुक-ए-बाबरी, और तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में, तुर्की भाषा में, लेकिन बाद में इसका फारसी में भी अनुवाद किया गया। ठीक है, और जो जहांगीर ने लिखा था अपनी आत्मकथा, किस नाम से, तुजुक-ए-जहांगीरी नाम से लिखा था। और किस भाषा में लिखा गया था, ये भी फारसी भाषा में लिखा गया था, फारसी और तुर्की दोनों भाषा में था। तो जो तुजुक-ए-जहांगीरी था, जहांगीर ने इसे 7 साल तक खुद ही लिखा था पहले। ठीक है, तो 7 साल के बाद फिर इसको लिखने के लिए 2 लोग और आए। एक था मोतबिंद कह सकते, मोतू नहीं, मोतबिंद खान। एक तो था मोतबिंद खान और दूसरा था मोहम्मद हादी। फिर इसको लिखने के लिए शामिल हो गए। मतलब जहांगीर ने 7 साल तक पहले खुद लिखा था, फिर बाद में मोतबिंद खान और मोहम्मद हादी
तुजुक ए जहांगीरी की रचना किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बाल मजदूर से संबंधित था। 1881 वाला जो अधिनियम आता, इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया? इसमें सबसे पहले 7 वर्ष से कम जो भी बच्चे थे उनको कंपनी में या कारखाने में काम करने पर पाबंदी लगाता है। ठीक है। और जो 12 वर्ष से कम बच्चे हैं इनको मतलब एक कंपनी में काम कर सकते थे, लेकिन ऐसी जगह में नहीं जहाँ खतरनाक जगह हो। और इनके लिए समय भी सीमित रखा गया कि किस टाइम के बीच काम कर सकते हैं। ठीक है। ये सब प्रावधान कहाँ पर किया गया? 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है कि इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? रास बिहारी बोस साहब ने। तो देखिए रास बिहारी बोस कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। इसके बारे में आपको बता दें, रास बिहारी बोस साहब के बारे में। ठीक है। इन्होंने 1912 में, ध्यान देना कैसे कैसे घटना घटित है। 1912 में जो दिल्ली में वायसराय था हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की घटना में मुख्य अभियुक्त यही बनाए गए थे। कौन? रास बिहारी बोस। जो मुंबई में एक था, उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उस पर बम फेंका गया था ना, तो इसके मुख्य आरोपी कौन बना गए थे? रास बिहारी बोस साहब। ठीक है। लेकिन फिर आगे क्या हुआ कि जो रास बिहारी बोस थे वो वहाँ से बच निकले, अंग्रेजों के चंगुल से बच निकले थे। ठीक है। इन्होंने रास बिहारी बोस साहब ने बैकांग कहाँ, थाईलैंड की राजधानी है ना, वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंट की स्थापना किया। जो इंडियन इंडिपेंडेंट की स्थापना कहाँ किए थे? थाईलैंड में, थाईलैंड के बैकांग में। ठीक है। और इन्होंने ही जो विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा जो बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक थे उन्हीं को मिला करके एक संगठन बनाया। कौन सा संगठन? आज़ाद हिंद फौज। ध्यान दें, आज़ाद हिंद फौज जो संगठन था और जो जापान भारतीय सिपाहियों जो कैदी बनाया था उन्हीं से मिला के बनाए थे। ठीक है। और बाद में आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व है किसको दे दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिए थे। ठीक है। और फिर आगे चलकर 1945 में ही रास बिहारी बोस साहब की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? जापान में। तो इतनी सारी बातें आप सब याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी किसके माध्यम से राजी हो गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो कांग्रेस था बहिष्कार कर दिया था। द्वितीय गोल सम्मेलन करने के लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। तो गांधी इरविन समझौता इसे बोलते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसी के तहत गांधी जी राजी हो जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। ठीक है। अब गांधी जी जिस जहाज से गए थे, लंदन पहुंचे थे, उसका नाम था SS राजपुताना। ठीक है। SS राजपुताना नामक जहाज से कहाँ पहुंचे थे? लंदन। और जब लंदन पहुंचे थे तो किस स्थान पर ये ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। यहीं पर ठहरे थे। अगर जहाज का नाम पूछता तो आप सब बताते SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी में समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 8, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इस सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्धा में हुआ था। तो वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1942 को।
ठीक है। और इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। फिर 8 अगस्त 1942 को आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। इसका बैठक हुआ था मुंबई के ग्वालियरटंग मैदान में, ठीक है। और इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी जी को चौरी चौरा घटना की सूचना दिया था? देखिए, चौरी चौरा घटना ये कहाँ पर होता है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, अपने यहाँ, ठीक है। इसकी घटना कब होता है? कहीं की 4 फरवरी लिखा है, कहीं की 5 फरवरी। वैसे 4 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाता है। कौन सा? चौरी चौरा घटना। एक गोरखपुर में होता है। इसमें क्या होता है कि जो आंदोलनकारी लोग थे, एक थाने का घेराव करके उस थाने में आग लगा देते हैं, थाने को ही जला देते हैं, ठीक है। जब जला देते हैं तो लगभग 22-23 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर जलकर मृत्यु हो जाती है। इस घटना से मतलब आहत होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो ये जो चौरी चौरा घटना था, इसकी सूचना महात्मा गांधी जी को किसने दिया था, यही पूछा है। तो इसकी सूचना कौन दिए थे? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। देखिए, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, आज पहले तो ज़माना था यही खाली पूछ लेता था कि चौरी चौरा कहाँ पर है, गोरखपुर में, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, ऐसे ऊपर से। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है आयोग, ठीक है। तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गांधी जी को बताया था कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ घटित हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज तो कब मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। याद कर लीजिए, 12 नवंबर 1945, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? लैंड लॉक कंट्री की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? तो 11 का बन जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया नहीं है, मतलब जॉर्जिया की सीमा किसी न किसी झील हो गया या समुद्र हो गया, तटीय क्षेत्र से लगाता है, ठीक है। जबकि आप सब याद कर लीजिए, आर्मेनिया, अजरबैजान और लाओस, ये सब कौन से देश के अंतर्गत आते हैं? स्थल अवरुद्ध। जैसे अपना पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल भी क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। आगे क्या है? और अफगानिस्तान भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः मतलब सुबह 5 बजे है, तो सौराष्ट्र मतलब सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात में। सूर्योदय का समय, संभावित समय क्या है? आप जानते हैं, 1 मिनट अगर हम मैप बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर सौराष्ट्र है और यहाँ पर क्या? अरुणाचल प्रदेश। दोनों के बीच में 2 घंटे का फर्क होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। तो 5 बजा है तो कितने बजे होगा? 7 बजे। आपको बता दें कि 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर हो जाएगा? 4 3 12, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए, 2001-2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखा गया? इसके दौरान 2001 से 11 के दौरान। तो नेगेटिव में जनसंख्या वृद्धि दर किसका था? नागालैंड का था। तो 13 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? कोल बांध। तो कोल बांध डैम कहाँ पर बनाया गया है, किस नदी पर? तो आप बताएंगे सतलज नदी पर, ठीक है। और देख लेते हैं, तो कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बना है? तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। और गोदावरी नदी पर कौन सा डैम बना है? तो अब बताइए, गोदावरी नदी पर एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पोचमपाद डैम जो किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर, ठीक है। और नर्मदा नदी पर गुजरात में कौन सा डैम बना है? सरदार सरोवर डैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है?
शीतोष्ण की बात कर रहा है। जो पेंटागोनियन मरुस्थल है एक किसके अंतर्गत आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी। और जो पेंटागोनियन मरुस्थल है ये कहाँ, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना एक देश है, ठीक है। और अगर बात करें कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो मध्य अफ्रीका में है। एक कहाँ पर है, मध्य अफ्रीका में। अगर देश की बात करें तो आप बताएंगे बोत्सवाना, तो किस देश में, बोत्सवाना में, मध्य अफ्रीका। अरब मरुस्थल अरब में है, ठीक है, अरब प्रायद्वीप में है, तो सबको पता है। अटाकामा मरुस्थल ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है, ये भी है साउथ अमेरिका में, अटाकामा मरुस्थल। और ये अगर देश की बात करें तो ये मध्य चिली में है। कहाँ पर है, मध्य चिली में, साउथ अफ्रीका के मध्य चिली में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ ऑप्शन दिखा देते हैं, देखिए। तो कह रहा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया जो 11वां है, ये भी बात सही है। समान नागरिक संहिता मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल है, नहीं, ये बात गलत है। तो देखिए पहला दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। और मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, 1976 में। अगर समिति की बात करें तो किस समिति के आधार पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से जोड़ा गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जो मौलिक कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अच्छा, जो ये मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है, USSR जो वर्तमान में रूस है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। और अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सुझाव दिए थे, तो इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन जोड़ा कितना गया था, 10। ध्यान देना, सरदार स्वर्ण सिंह ने सिफारिश किए थे 8 मूल कर्तव्य, और लेकिन जोड़ा कितना गया था, 10, 2 ज़्यादा जोड़ा गया। एक और जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से, कब, 2002 में, शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया, जिसमें बताया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, और फ्री शिक्षा की बात किया गया है। तो वर्तमान समय में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है, 11, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है। तो आशा करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सबका सब सही होगा। अच्छा, अब ये भी बता दें संविधान के किस भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य। अगर धारा की बात करें तो 51A में, भाग की बात करेगा तो 4A में बताओगे, और धारा की बात करेगा मौलिक कर्तव्य किस धारा में है, तो 51A में। और जितने भी मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बनता है सब आप सबको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए, कह रहा कि संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारतीय संघ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संघ के विषय में बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो हमारे यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था थोड़ी नहीं है। तो राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, यही सत्य नहीं है, ठीक है। समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है राज्यसभा में।
अच्छा बताओ, जो कुछ छोटा राज्य है कुछ बड़ा राज्य है, क्या सब राज्य से एक समान लोग जाते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में कितने सीट है राज्यसभा की? 31 सीट है। क्या हर राज्य में 31 ही सीट है? नहीं है ना। सी वाला क्या है? संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ये भी बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये भी बात सही है। लेकिन गलत कौन सा है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली। आप सबको पहले भी बताए थे कि प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी साल होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अच्छा, प्रधान बनने के लिए 21 साल, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल। ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। ध्यान देना, पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पंचायत क्षेत्र की बात किया है। देखिए, पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 2000। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। आप सबको बता दें, ये अधिनियम कई बार पूछा जाता है। एक अधिनियम आप सब पढ़े होंगे, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961। ठीक है, तो 1961 वाला इसका ही संशोधन रूप है उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994। ठीक है, और इस संशोधन के माध्यम से देखिए, ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 2000। और क्षेत्र पंचायत के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 50,000। ठीक है, जो 50,000 वाला है वो क्षेत्र पंचायत। आप जानते हैं 3 स्तर की व्यवस्था है। एक आपका होता है ग्राम पंचायत, एक होता है क्षेत्र पंचायत, एक आपका होता है जिला पंचायत। ठीक है, बलवंत राय मेहता साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये कथन निम्नलिखित पर आधारित है। तो स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आप बताएंगे किरचॉफ महोदय ने दिया था। इसका मतलब जो पदार्थ मतलब सबसे ज़्यादा अगर वो अवशोषक होते हैं ऊष्मा का, तो सबसे ज़्यादा वो क्या होते हैं? उत्सर्जक भी होते हैं। किरचॉफ महोदय ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 22, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है। सौर सेल के बारे में पूछा गया है। ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जो सोलर पैनल आप सब बोलते हैं ना, ऐसे आप सब कई बार देखोगे सोलर पैनल लगा रहता है। ठीक है, जो धूप में रख देते हैं फिर विद्युत बनाता है। ये जो सौर सेल होता है ये सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आप कह सकते हैं अर्धचालक से बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में तो आप कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। इसका फार्मूला की बात करें ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तग्राही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप सब जानते हैं कई एंटीजन होता है, एक होता है ए होता है, बी होता है, AB होता है, O होता है। ठीक है, तो 24 का आप सब क्या आंसर बता रहे? क्यों होता है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड या कह सकते हैं एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 25, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की बात हो रहा, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो चिलोसिस, हम बात करें चिलोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? ई बन जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। और किस कमी से होता है? राइबोफ्लेविन, आप कह सकते हैं विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, और थायमिन की कमी से होता है।
और विटामिन सी को स्कैर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। स्कर्वी नामक रोग किसके माध्यम से होता है? विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 26, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें आयात और निर्यात क्या हो? एकदम ठप हो, मतलब बंद हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1991 में। अच्छा, इसी के दौरान LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कर बैंक दर वह जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। देखिए बैंक दर क्या होता है, मान लेते ये हमारा RBI है, ठीक है, ये हमारा छोटा सा बैंक है, ध्यान दीजिएगा। तो RBI जो अपने बैंकों को लोन देता है उसी को बैंक दर कहते हैं। और ये जो जब ब्याज सहित जब वापस करता है तो उसको रेपो रेट दर बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों याद कर लेना, बैंक दर जो लोन देगा और रेपो रेट दर जो उधार सहित, मतलब जो ब्याज सहित वापस पैसा करेगा, रेपो रेट दर। वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्यात योजनाओं दोनों का समन्वय करना है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सांकेतिक योजना कहते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी नहीं है? ध्यान देना, महारत्न कंपनी। तो कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बाकी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सब महारत्न कंपनी है। तो वर्तमान समय में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 14 महारत्न है, ठीक है। नवरत्न कंपनियां कितनी है? 26। और मिनी रत्न कंपनियां कितनी है? 73। मिनी रत्न 73, नवरत्न 26 और महारत्न 14, ठीक है। इनमें से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, देखिए, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आपको बता दें कि 1953 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, ठीक है। और ये गुफा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दर्शनों के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब दोनों धर्म से जुड़ा है, हिंदू और बौद्ध धर्म। इसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया था, जिसके उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, देखिए, कह रहा कि थॉमस कप का संबंध किस गेम से है? थॉमस कप एक है द्विवार्षिक आयोजन, वार्षिक आयोजन, तिमाही आयोजन, क्या होता है थॉमस कप? तो आप जानते हैं कि जो थॉमस कप होता है ना, एक त्रिवार्षिक आयोजन होता है, 3 वर्ष पर होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक जिसे बोलते ओपन हैंड मॉन्यूमेंट द्वारा डिजाइन किया गया, एक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो इसका डिजाइन कौन किया था? ले कॉर्बुजियर ने किया था इसका डिजाइन, ठीक है। ये किसका संकेत है? शांति, समृद्धि, मानवता का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? तो आप जानते हैं गणपूर्ति जो होता है ना, 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। तो आंसर क्या बन जाएगा? 35 का ऑप्शन बी। तो किस आर्टिकल में गणपूर्ति का जिक्र है? धारा बताएंगे अनुच्छेद 100 क्लास 3 में, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर हम बात करें लोकसभा में मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? 55। और राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए?
25, ठीक है 25। अगर मिनिमम इतने सदस्य हैं तब बैठक का संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। जैसे वर्तमान में जो लोकसभा में मैक्सिमम कितने सीट है, 250 है, तो 250 का 1/10 निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग क्या 25 ही आएगा, ठीक है। ऐसे आप लोकसभा भी निकाल सकते हैं जितने सीट है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगाती है? तो किसकी सीमा नहीं लगाते, देखिए भूटान के साथ सिक्किम भी लगाता है, असम भी लगाता है, पश्चिम बंगाल भी लगाता है, अरुणाचल प्रदेश लगाता है, सब सीमा लगाता है। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। तो असम के साथ सब सीमा लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? तो श्रीलंका में कुल 9 प्रांत हैं, ऑप्शन बन जाएगा बी। तो श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है, ठीक है। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो सही बताना है। तो भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता नहीं, भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते, बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा ही सही है, तो बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन का बन जाएगा बी। आप जानते हैं कि आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है, राज्यसभा का गठन किया जाता है और राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। वर्तमान समय में एक पद खाली है, जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलता है? तो भारत की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर मिलता है? 39 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, भीमबेटका की गुफाओं में। और ये कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। तो कानपुर कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी ई हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1983 में, 1983 में। और इसका मतलब इसका गठन कहाँ किया गया? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए मैथ से है, इसको आप सब लगाइएगा, ठीक है, बहुत बार बताए हैं। तो इसका आंसर आप सब क्या निकालोगे? सी। आप सब अपने कॉपी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? देखिए ये भी मैथ का सवाल है, आप सब सॉल्व कीजिएगा। देखिए 42 का क्या आंसर आएगा? आप सब जब सॉल्व करोगे -0.51 आएगा। 43 क्या है? कर की 4 संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार की, उनका कुल औसत इतना है और ए बी का औसत इतना है, तो सी प्लस डी का औसत क्या होगा? देखिए ए बी आसान है, तो ए बी सी डी का कुल औसत दिया है कितना? 39। तो इनका कुल योग निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 39 में 4 से गुणा कर दे जो आएगा। और ए प्लस बी का योग औसत दिया है कितना? 29.5, 2 से गुणा कर दीजिए योग, फिर इसमें से घटा दीजिएगा। देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा, कौन सा बचेगा? सी प्लस डी बच जाएगा। जो बच जाएगा 2 संख्या बचेगा, 2 से और भाग कर देना, औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो 43 का कौन सा आएगा? ऑप्शन 48.5 आंसर आएगा। जैसे बताएं आप सब कॉपी में कीजिएगा और ये आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए इसका आंसर आप सब निकालेंगे, कितना आएगा? 833 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन भी नहीं है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ हुआ और 10.5% के हानि के बीच का अंतर इतना दिया है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए 12.5% और 10.5%, एक तरफ लाभ हुआ एक तरफ क्या हुआ? हानि हुआ। अंतर दिया कितना? 161। तो आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 12.5 और
इसके बीच का अंतर चाहे आप CP कितना मान के निकाल लीजिए, 100 मान के निकाल लीजिए अंतर, इसके बीच अंतर करके 161 के बराबर कर दीजिएगा। 100% का वैल्यू आ जाएगा। जब 100% का वैल्यू आ जाएगा तो लाभ 19% है, तो जो 100% आएगा उस पर 19% का और लाभ निकाल लीजिएगा। 19% लाभ मतलब 119 रुपया। ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। देखिए कह रहा कि 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है और वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री पर खर्च कर देता है। अपनी दुकान के लिए बाकी की सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने, तो बाकी मतलब शेष। तो देखिए 20%, 30%, 50% तो वह खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 50%, तो वही तो शेष बचा। 25,000 का 50% निकालेंगे तो कितना आ गया, 25 पंचे 125, तो 12,500 आ जाएगा। 25,000 का आपको कितना निकालना, 50%। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 12,500। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यदि कोड भाषा में इसको ये लिखा है तो इसमें आप देखेंगे 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है, और ए में से -2 जाएगा, क्या बचेगा y। तो यहाँ पर क्या किएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे इस तरह से श्रृंखला चल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार रोज को क्या लिखा जाएगा आप सब निकालिएगा। ठीक है, आप सबको बता दिए कैसे निकालना है। तो r में से -1 घटाएंगे तो r किस पर होता है, 18 पर, माइनस की जगह 17, तो q से शुरू होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, c। और उसके बाद 15 में से 2 घटाना है, तो 13 2 15, तो यम आता है। क्वेश्चन नंबर 47, 4 विकल्प दिए गए, 3 किसी प्रकार एक समान है, एक असमान है। असमान देखिए जो सब है ना, 15 42 3 से डिविजिबल है, 51 24 3 से डिविजिबल है, 72 45 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये सी वाला आपका आंसर हो जाएगा सबसे अलग। अगला क्वेश्चन, 30 सितंबर 2018 को रविवार है, तो नीचे दिए गए वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा, मतलब कौन से वर्ष में 30 सितंबर का रविवार होगा। तो 48 का आप सब जानते हैं रिपीट ईयर होता है ना, रिमाइंडर की तरह कितना बजता है, रिपीट ईयर होता है, आप सबको पता है। तो 48 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं, 2029 का 30 सितंबर को कौन सा दिन होगा, रविवार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, करा के कीर्तना कहता है कि ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र हैं। वृंदा ज्योति की बहन है, तो वृंदा का मोहन से क्या संबंध है, तो क्या संबंध लगेगा, उसका पोती लगेगी। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 वेन डायग्राम से है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए कुछ स्कूटर वाहन है, कुछ स्कूटर जो हो गया वाहन हो गया, और करके सभी वाहन तेज हैं, और सभी वाहन क्या हो गया, सभी देखिए सभी वाहन क्या हो गया, तेज मतलब फास्टर। इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, और निष्कर्ष करने का, कुछ वाहन तेज हैं, देखिए कुछ वाहन तेज हैं, ये वाहन हो गया और तेज हो गया, अंदर से बाहर जा रहा है, बात सही है। ठीक है, कर कि सभी वाहन तेज है, बाहर से अंदर वाला आएगा, सभी फॉलो नहीं करेगा, तो केवल पहला फॉलो करता है। तो 50 का आंसर क्या बन जाएगा, 50 का आप सब आंसर क्या बता रहे हैं, ऑप्शन डी, केवल एक फॉलो करेगा। इसके बाद इंग्लिश का है, आप सब पैसेज वीडियो को रोक करके जरूर पढ़कर आप सब आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन 51, व्हाट डिड ए मिसबिहेव्स देखिए कह रहा कि व्हाट डिड ए मिसबिहेवियस पर्सन से अबाउट द हेडमास्टर तो हेडमास्टर से क्या बोला था, देखिए अगर आप सब पैसेज पढ़े होंगे ना तो तुरंत इसका आंसर आप सब बताएंगे क्या, कि द स्कूल वुड बी बेटर मैनेज्ड बाय द टाइगर देन बाय हिम। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी।
आगे क्या, वेयर वॉज द टाइगर जस्ट बिफोर ही रन टूवर्ड्स द स्कूल। ये तो तुरंत आपसे बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, इन द रेस्टोरेंट। ठीक है। 53 क्या, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। कैलिब्रेट, इसका मीनिंग क्या होगा, तो 53 क्या होगा, गैसेस। ठीक है। 54 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई हु, यहाँ पर क्या रहेगा, आर्टिकल यहाँ से बनना है। ठीक है। आई हु, तो 54 में आप सब क्या भरेंगे, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है। 55 में क्या रहेगा, देखिए, वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। तो कह रहा कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड into 4 सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकली एरर, मतलब ग्रामर की दृष्टि से कहाँ पर गलत है, एरर है। तो ठीक है, 55 का हो जाएगा, यहाँ पर एरर है, 2 डजन से जो लिखा ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा कि निराकार का संधि विच्छेद क्या है। देखिए, निराकार का संधि विच्छेद का निह प्लस विकार। ठीक है। इसका मतलब विसर्ग संधि है, तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। निराकार में विसर्ग संधि, निह प्लस विकार। 57 का, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का 57 का बताना है। ठीक है। तो अमी, अमी अमृत का पर्यायवाची होता है, ना कि अग्नि का। वैश्वानर, अनल, रोहितास, आग, अग्नि, ज्वाला, दहन, वायुसखा, हुतासन, पावक, कृषाणु, ये सब अग्नि का पर्यायवाची है। अमृत का क्या क्या होता है, सुधा, पीयूष, सोम, जीवनोदक, अमृत, अमीय, ये सब अमृत का पर्यायवाची है। 58 क्या है, कह रहा कि नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। सही, तो बाण और बाण, इसका मीनिंग क्या था, बाण का और बाण का 58 का बताना है। तो बाण का मतलब क्या होता है, आदत, हैबिट, और बाण का मतलब होता है तीर, जो चलाने वाला तीर होता है। बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, तो किसमें सार्थक है। ठीक है। तो व्याकरण जानने वाला, जो व्याकरण को जानता है उसको क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण। ठीक है। तो ये गलत है। क्षण में नष्ट होने वालों को क्षण भंगुर बोलते हैं। ठीक है। जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वसम्मति, ये भी गलत है। जो बिना वेतन के काम करता है उसको अवैतनिक बोलते हैं, ये बात सही है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 60, आँख का पानी ढह जाना। तो आँख का पानी ढह जाना का मतलब क्या होता है, निर्लज्ज होना। तो देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत। इसके बाद हिंदी का पैसेज है, आप सब वीडियो को रोककर हिंदी का पैसेज लगाइएगा। ठीक है। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक क्या बन जाएगा, तो 61 का आपका पहला ही ऑप्शन बन जाएगा, महात्मा गांधी की श्रम संबंधी विचार। 62 क्या, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है। समस्त का पर्यायवाची, तो विकास, वरदान, अधूरा, वृद्ध, तो इसमें कोई नहीं होगा, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 63 क्या है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता आशय स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। 64 क्या, गांधी जी पापी किसे मानते थे, तो पापी किसको मानते थे, शर्म ना करने वाला, मतलब जो कामचोर लोग रहते थे उनको महात्मा गांधी जी पापी मानते थे। 55 क्या है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, गद्यांश के आधार पर, तो बिना शर्म किए भोजन करना। ठीक है, उसे क्या बोला गया, चोर। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट गद्यांश ही है। ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो गया, 2 पैसे जाएगा, दोनों से 5-5 क्वेश्चन।
आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? तो 66 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं कि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला। 67 का आंसर क्या बन जाएगा? देखिए, कह रहा कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की हो। तो 67 का आप सब आंसर क्या बता रहे हैं? सी। क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ठीक है। 68 क्या है कि आज मानव अगले व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। क्यों शंकालु है? क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। हमारी विज्ञानता दृष्टि शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो इसकी जो महत्वपूर्ण देन है, तो 69 का आप सब क्या आंसर बता रहे हैं? ऑप्शन सी बन जाएगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। और एक लास्ट क्वेश्चन है 70। ठीक है, देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? तो नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 91 से करंट अफेयर शुरू हुआ है। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला CRPF अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं? ये बहुत सुर्खियों में थी। ठीक है, तो इनका संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, फरवरी 2025 में चर्चा रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? तो 92 का ऑप्शन बता रहे हैं कोलकाता। देखिए, फरवरी 2025 में क्या हुआ, नाम बदले गए। जो फोर्ट विलियम था उसको विजय दुर्ग बना दिया गया, और जो सेंट जॉर्ज गेट था उसको शिवाजी गेट बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? देखिए, कह रहा कि फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किसने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा किया? अमेरिका तो लिया ही है, और कौन उसके पीछे पीछे लग गया? तो 93 का आंसर क्या बन जाएगा? अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन ए इसी का पीछे लग्गू है। 94 क्या होगा? फरवरी 2025 में किस देश ने लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो लेजर हथियार का किसने परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 90। देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? फरवरी 2025 में किसने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो 95 का आंसर होगा त्रिमिदी बाकानोव को। 96 क्या है? फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूरजकुंड का मेला कहाँ पर लगता है? हरियाणा में लगता है। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। और 97 क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फरवरी 2025 में कहाँ भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो महाराष्ट्र पहला AI यूनिवर्सिटी बना रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि किस राज्य ने फरवरी 2025 में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किया? तो कौन सा राज्य नक्सल मुक्त बन गया है, दावा कर रहा है? तो 98 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला। और हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी से कंगारू भ्रूण का निर्माण किया? मतलब IVF के माध्यम से कंगारू भ्रूण का निर्माण किसने किया? तो 99 का आंसर क्या बन जाएगा? तो आप जानते हैं कि कंगारुओं का देश किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। फरवरी 2025 में भारत की यात्रा करने वाले फिलेमोन यांग किस देश के हैं? तो फरवरी 2025 में आए थे अपने देश, तो इनका नाम है कैमरून। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। दोस्तों, सेशन आप सबको कैसा लगा?
आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।